गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स के लेक्चर 2 से। पिछले क्लास में हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, तो ये आपका मिरर फॉर्मूला पिछले क्लास का डिराइव किया हुआ है। और आपको होमवर्क भी दिया था मैंने कि डिराइव मिरर फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो जो लोग कर लिए होंगे ठीक है, नहीं किए होंगे तो करेंगे। अभी ये कनकेव मिरर के थ्रू मैंने एक बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, अब देखो, अब इम्पोर्टेंट इसमें क्या है वो समझो। तो एक और चीज हम लोग को निकालना है, ये मिरर फॉर्मूला हुआ। एक और चीज इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। क्या होता है? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ठीक है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। अब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला मिरर के लिए क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो अब इसी पर्टिकुलर जैसे कि आपको जो करवाए थे इसी में देखो, इसी डायग्राम में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये ए बी दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, और ये ए डैश बी डैश दिख रहा है। ठीक है, हम लोगों ने दो एंगल्स लिया था, दो ट्राइंगल्स लिया था, ए पी बी, और एक ट्राइंगल ए डैश बी डैश डी। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल को हम लोग मिला के देख लेते हैं। तो एक हो गया आपका ट्राइंगल ए डैश बी डैश टी, और एक हो गया ट्राइंगल एबीपी। क्या हो गया? एबीपी। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है तो इसको समझ लो। इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली आप इस दो ट्राइंगल, अगर ये दो ट्राइंगल आप देखो तो ये ऑलरेडी बताए हुए पिछले क्लास में कि ये दो ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है ना, ये दो ट्राइंगल्स क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे। तो इन दो ट्राइंगल्स ये दा, ठीक है, सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? तो आई और आर इक्वल था, जैसे कि बताए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर ये रिफ्लेक्शन का लॉ है। ठीक है, उसके बाद आपका आ, ये एंगल इक्वल है, एक 90 डिग्री और एक एंगल नॉर्मल सा बात है तो इक्वल होगा ही दोनों का। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो हम अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाल लें, मैग्निफिकेशन जैसा कि बताए क्या होता है, रेशियो ऑफ द इमेज ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ध्यान दो, हमने ए डैश बी डैश बाई ए बी लिखे हैं। ठीक है, ये इक्वल्स टू लिख सकते हैं बी डैश पी बाई बी पी। ठीक है, क्योंकि सिमिलर है दोनों, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको इज इक्वल्स टू बी डैश पी बाई बी पी। ठीक है, बी पी, कोई दिक्कत? अब देखो, साइन कन्वेंशन के हिसाब से पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ए डैश बी डैश आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो ये निगेटिव होगा। ठीक है, अब दोनों के हाइट को कैसे लेते हैं, तो एक का एच डैश मानते हैं तो ये माइनस एच डैश हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो एच होगा। ठीक है, बी डैश पी आपका इमेज मिरर से दूरी है इमेज का, बीपी है मिरर से इमेज, मिरर से ऑब्जेक्ट का दूरी। तो ये हो गया आपका दोनों को साइन कन्वेंशन। मिरर फॉर, हाँ, मिरर से आगे अगर कुछ रहता है तो उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा माइनस बी बाई माइनस यू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई माइनस यू। ठीक है, क्लियर है? तो यहां से हम बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन होता है एच डैश बाई एच। ठीक है, तो ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, एच डैश बाई एच मतलब निगेटिव साइन इधर आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई। कोई दिक्कत? क्लियर है? लेकिन एक चीज आप लोग याद रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जब हम लोग मैग्निफिकेशन या फिर मिरर फॉर्मूला से हम लोग जब निकालेंगे कुछ वैल्यूज, तो उसमें साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही पुट करना होगा, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही पुट करना होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज बता देते हैं, इस चीज को समझ लो। अगर मान लो कनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव मिरर के, और ये मान लो इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो कनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कुछ भी हाइट अगर लेते हैं तो नेगेटिव, और ऊपर अगर लेते हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम लोग पोल से या फिर मिरर के पीछे के तरफ ले सोच रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर मिरर से इस तरफ ले रहे हैं तो नेगेटिव। ठीक है, ये दो साइन कन्वेंशन याद रखना। अब इमेज, अब दोनों का
रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है ना, इस चीज को रियल है ना इमेज के टर्म्स में। तो अगर इमेज मिरर से पहले फॉर्म होगा, ठीक है, तो दैट विल बी योर रियल इमेज, वो क्या होगा, रियल इमेज होगा, ठीक है ना, मिरर से इस तरफ, ठीक है, तो फिर क्या इमेज हुआ आपका, रियल इमेज। अगर कनकेव मिरर के इस तरफ फॉर्म होगा तो फिर हो गया आपका वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल और रियल उसके लिए भी सेम ही होगा, ठीक है ना, तो हाँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना फोकस का भी टर्म्स, जो डिफरेंट टर्म्स थे, जैसे फोकस हो गया, ये क्या था, पोल, ये क्या था, फोकस, ये क्या था, सेंटर ऑफ कर, है ना, सेंटर। तो यहाँ पे एक फोकस हम लोग पर्टिकुलर डिस्टेंस के अपोजिट में भी सोच सकते हैं, ठीक है, ऐसे तो फोकस यही होगा, ठीक है ना, ठीक है, यही फोकस, आप इसको ऐसे ही लो, कोई दिक्कत है। हाँ, लेकिन अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के नीचे होगा, तब क्या करोगे, तब इमेज कहाँ बनता है, वर्चुअल बनता है, वर्चुअल बनता है ना। दो पर्टिकुलर केसेस लेते हैं तो वर्चुअल इमेज बनकर तैयार होता है, क्या क्या इमेज बनकर तैयार होता है, वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज का जब केसेस होता है तो वहां पे याद रखिएगा पॉजिटिव वैल्यू। तो आप जो मिरर फॉर्मूला पुट करोगे ना, 1/v+1/u इज इक्वल टू 1/f, तो मान लो v और f, u आपको दे दिया है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव वो मिरर के आगे दिया वो दे रखा है। एफ का वैल्यू जो आएगा, अगर मान लो ये एफ एफ आपका, सॉरी जनरली हम वी और यू ही निकालते हैं, तो एफ और यू मान लो दे रखा है, वी का वैल्यू जैसे नेगेटिव आया, क्या नेगेटिव आया, तो खुद समझ में आ गया क्या कौन सा इमेज होगा, रियल, है ना। अगर वी का वैल्यू मान लो पॉजिटिव आएगा तुम्हारा, तो क्या इमेज हो जाएगा, वर्चुअल। तो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात, आप लोग जो 10th क्लास में पढ़े थे, है ना, कि मिरर, जब कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में सारे कंडीशंस में जो जो इमेजेस थे, मतलब कहाँ इमेज कौन सा फॉर्म होता है, वो थोड़ा एक बार प्रैक्टिस फिर से कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि जैसे फोकस पे रखा हुआ है तो कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, फोकस और सेंटर के बीच में रखा है तो कहाँ पे बनेगा, जैसे कि इसी पर्टिकुलर अभी जो आप लोगों को डेरिवेशन बताए थे, तो इसमें इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पहले, ठीक है, और इमेज इमेज कहाँ पे बन के तैयार हुआ उसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और रियल इमेज बन रहा, कैसा इमेज बन रहा, रियल इमेज बन रहा। तो ये चीज आप लोग को समझना है, कोई दिक्कत, तो ये याद होगा 10th क्लास में आपको सारा कन्वेक्स मिरर, लेंस का नहीं बताया गया था, मिरर का सारा इमेज बता दिया गया था, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का। तो वो सारा एक बार आप लोग, नहीं होगा तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, उसमें कहाँ कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखना जरूरी है। क्लियर है मेरे ख्याल से। अच्छा, कोई पूछेगा मैग्निफिकेशन का, सर ये क्या होगा आपका, क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन का, जैसे मान लो कोई पूछ दिया कि मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन, तो इट इज द रेशियो ऑफ इमेज टू, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत, तो मैग्निफिकेशन ये होता है। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। और आप लोग को एक चीज और भी समझ में आ जाएगा, मिरर फॉर्मूला से जैसे निकालने दे देंगे तो उससे भी आप लोग को जैसे पॉजिटिव नेगेटिव साइन से समझ में आ जाएगा कि वर्चुअल कौन सा होगा, ये लेकिन जो कंडीशंस स्पेशली दिए गए हैं वो याद कर लीजिएगा। जैसे फोकस और पोल के बीच में रखे तो कहाँ इमेज बनेगा, दोनों में, कनकेव, कन्वेक्स में भी कनकेव में भी, ठीक है, तो आप हर एक केसेस को लेकर के उसको कर लेंगे। क्लियर, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक ना, चलो, वेरी सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आ, दो केसेस दे रहे हैं, ठीक ना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन दो केसेस दे रहे हैं, ठीक है, एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है, एक क्या है, कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस से हम बोल दिए इन फ्रंट ऑफ मिरर, दो केसेस है, पहला केस है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और दूसरा केस है 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ रखा हुआ है, ठीक है ना, ये आपका दोनों वैल्यू दे इन फ्रंट, दो अलग अलग केसेस हैं, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। आपको बोल रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है, इस पर्टिकुलर मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, आर का वैल्यू
आर का वैल्यू आपका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। आपसे बोल रहा है, देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन, हाँ, नेचर, नेचर, मैग्निफिकेशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म। कोई दिक्कत है ना? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। यहाँ 15 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब और फोकस, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? फोकल लेंथ हो जाएगा 15/2, दैट इज योर 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब मिरर फॉर्मूला डायरेक्टली पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f। ठीक है। अब नॉर्मल सा बात है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से पुट करें तो इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर बोल रहा है ना। आपसे आपसे दोनों केसेस में पूछ रहा, तो पहले पहला केस का निकाल ले रहे। किसका निकाल ले रहे? पहला केस का। तो 1/v इज इक्वल प्लस, सॉरी, प्लस 1/u। अब 1/u -10 हो जाएगा, पुट करेंगे। -10 सेंटीमीटर है ना। माइनस क्यों? क्योंकि फ्रंट ऑफ मिरर बोला है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से -10 होगा। और 1/f ये भी आपका 7 - 7.5 हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप यहाँ 75 लिख दो, यहाँ पे 10 लिख दो। क्लियर? माइनस है ना, निगेटिव साइन ऊपर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा आपका, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? v का वैल्यू आ जाएगा। v का वैल्यू निकालिए जल्दी से, कितना आ जाएगा? तो यहाँ से आप बोल सकते हो, और 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, सॉरी यही देख लेते हैं साइन कन्वेंशन। तो -10/75, 75, और इधर में ये माइनस था, हाँ, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना। इधर क्या था? नेगेटिव -10, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे बोलेंगे +1/10। ठीक है। क्लियर? सेंटीमीटर तो लास्ट में आ ही जाएगा, 1/b के हिसाब से निकाल लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 10/75 बहुत सिंपल है, ये सब दिमाग में हो जाता है। कितना हो जाएगा? 5×10, 150। कितना हो गया? 150। कितना हो गया? 150। तो ये हो गया -20, और ये क्या हो गया आपका? +15। -20 +15 कितना हो गया? -5, प्लस डिवाइडेड बाई 150। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आ गया? v का वैल्यू आ गया आपका -150/5, दैट इज योर -30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? नेगेटिव साइन आया है मतलब इमेज रियल है। ये तो ऐसे ही समझ में आ गया, इमेज रियल है। क्लियर है ना? ठीक है। अब तुम लोग एक चीज होगा कि मैग्निफिकेशन के हिसाब से तुम लोग कैसे बता दोगे कि ऑब्जेक्ट, नेचर भी पूछा है तो नेचर बता दिए, रियल। ठीक है। पोजीशन पूछा था, वो बता दिए, है ना। नेगेटिव साइन बता रहा मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। कोई दिक्कत? अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी पुट कर दो। तो m इज इक्वल टू क्या था? h'/h -v/u, है ना। तो -v और u का वैल्यू पुट करो तो ये कितना हो जाएगा? -v का वैल्यू कितना है? -30। ठीक है। डिवाइडेड बाई u का वैल्यू कितना है? -10। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका? -3, -3। ठीक है। अच्छा, निगेटिव वैल्यू आया है, इसका मतलब है कि आपका इमेज इन्वर्टेड होगा। क्या होगा? इन्वर्टेड होगा, है ना। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने का मतलब है कि इमेज आपका क्या होगा? इन्वर्टेड होगा, है ना, उल्टा होगा। इमेज क्या होगा? उल्टा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तरफ होगा। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? केस आ गया आपका दोनों। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है ना। माइनस क्योंकि निगेटिव वैल्यू आया है, इसलिए बोलेंगे कि इमेज। दूसरा केस में आप लोग खुद से निकालोगे ना, निकाल दे। दूसरा भी बहुत सिंपल है। सिमिलरली 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f -1/u। 1/f का वैल्यू कितना हो गया? -10/75। -1/u कितना हो गया? 1/5। -1/5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? +1/5। कोई दिक्कत? क्लियर है ना, क्योंकि u का वैल्यू निगेटिव पुट करेंगे ना।
है ना, इन फ्रंट ऑफ मिरर है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, इक्वल टू, जल्दी से बताओ, पहले एलसीएम निकाल जल्दी से, कैलकुलेट, इतना टाइम। आप 5 और 75 कितना हो जाएगा, 75 ही होगा। 15 10 75 -10 अब +15 5 जा 75, कितना हो गया, हाँ कितना आ गया, 5/75। ठीक है, तो यानी कि आपका ये 1/v था, तो और यू कैन राइट v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 75/5, मतलब 15 सेंटीमीटर। अब देखो ये वैल्यू पॉजिटिव आया है, ये वैल्यू क्या आया है आपका, पॉजिटिव आया है। हाँ, तो पॉजिटिव आया है, इसका मतलब इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, है ना। इमेज दूसरे केस में इमेज कैसा होगा, पोजीशन तो पता चल ही गया, बिहाइंड द मिरर होगा, कोई दिक्कत है ना, इन फ्रंट ऑफ मिरर नहीं है, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि पॉजिटिव साइन है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे इमेज कैसा हो जाएगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगा। इमेज कैसा हो जाएगा, वर्चुअल इमेज, क्यों, क्योंकि भाई बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है। क्लियर है ना, एंड वर्चुअल इमेज हो जाएगा। अब यहाँ पे, वहां पे इन्वर्टेड इमेज था, यहाँ पे इमेज क्या था आपका, रियल, और ये -3 था, मतलब क्या बोले, इन्वर्टेड इमेज, है ना। रियल है लेकिन इन्वर्टेड, रियल है लेकिन इन्वर्टेड। अब थोड़ा सा मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, इमेज का दोनों चीज पता चल जाएगा, वर्चुअल तो पता चल ही गया, बस इन्वर्टेड है कि नहीं वो देखना है। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, h'/h इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -v/u। अब देखो, -v 30, 30 नहीं, 15, कितना आया अभी, 15 सेंटीमीटर, है ना, 15, और डिवाइडेड बाई u का वैल्यू कितना, 5, तो -5, वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है, इसका मतलब इरेक्ट इमेज है। कैसा इमेज है, इरेक्ट इमेज है। कोई दिक्कत है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है। ठीक है, इरेक्ट इमेज है, क्लियर है। हम फिर से बोल रहे हैं, ये चीज तो ठीक है ना, इसको यूज करेंगे हम लोग बहुत जगह पे, इसको बताएंगे, लेकिन आप लोग को ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है कि आप लोग को जो सारा 10th में पढ़े थे कन्वेक्स मिरर से कहाँ कौन कौन से पोजीशन का कहाँ कहाँ इमेज होता है, वो याद कर लेना है, एक बार फिर से उसको प्रैक्टिस कर लेना है पूरा। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसको भूल के आगे नहीं बढ़ना, उसको लेके आगे बढ़ना है। क्लियर है ना, समझ में आ गया ये ला चीज। चलिए आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसको किया जाए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल्स में दिया हुआ है, उसको भी। तो क्वेश्चन देखते हैं, सपोज while सिटिंग इन अ पार्क्ड कार, आप रुके हुए हो, आप क्या है, रुके हुए हो, यू नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू इन अ साइड व्यू मिरर ऑफ r इज इक्वल्स टू 2 मीटर। r का वैल्यू दे रखा है, मिरर का दे रखा है। इफ द जॉगर इज रनिंग at a speed of 5 meter per second, how fast the image of the jogger appear to move when the jogger is 39 मीटर, 29 मीटर, 19 मीटर एंड 9 मीटर अवे। कोई दिक्कत, क्लियर है। सबसे पहले एक बात बताओ, पार्किंग कार है, मतलब इसमें कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा, याद रखिएगा, जितने भी है ना कार व्हीकल्स में जो मिरर लगे रहते हैं, साइड व्यू मिरर्स, वो सब आपका कन्वेक्स मिरर होता है। क्यों, क्योंकि इमेज उसका बड़ा फॉर्म होता है। कोई दिक्कत, कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि उसका इमेज क्या होता है, बड़ा साइज का फॉर्म होता है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। तो इस वजह से तो ये कन्वेक्स मिरर होगा, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कन्वेक्स मिरर अगर बनाते हैं, ये कन्वेक्स मिरर है ना, इसका फोकस किधर होगा, इधर होगा ना, इधर होगा। ये तो इधर बन रहा ना मिरर ऐसे गोल, तो मतलब सर सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, और फोकस किधर होगा, इधर होगा। तो कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है ना, फोकल लेंथ क्या लेंगे आपका, पॉजिटिव लेंगे।
ठीक है। तो आप लोग अब डायरेक्टली चाहो तो इसको बना सकते हो। आपसे पूछा गया है द जॉगर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, कितना से मूव कर रहा, 5 मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर अपीयर टू मूव व्हेन द जॉगर इज 39 मीटर, 29 मीटर, 19 मीटर एंड 9 मीटर अवे। इसमें पहला केस ले लेते हैं। कौन सा केस ले लेते हैं? पहला केस ले लेते हैं। पहला केस में यू क्या हो जाएगा, -39। ठीक है, एफ कितना हो जाएगा, 2 मीटर है तो मतलब उसका आधा, तो आधा लेकिन +1 की -1, 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1 मीटर, +1 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको मिरर फॉर्मूला से v का वैल्यू पता कर लो। तो 1/v इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f -1/u। तो 1/f का वैल्यू 1/1 -1/-39, तो +39 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 40/39 हो जाएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 39/40। वैल्यू क्या आया है, पॉजिटिव। वैल्यू क्या आया है, पॉजिटिव। तो फिर इससे अब आपको पता करना होगा अलग अलग कि भैया वो कितना, आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है कि इमेज उतना उसका कितना तेज मूव कर रहा होगा। अगर आप जैसे होता है ना गाड़ी, जो पीछे से आता है तो देखते हो मिरर में लिखा रहता है कि द ऑब्जेक्ट्स मूविंग विल अपीयर स्लोअर, लिखा रहता है ना। मतलब एक्चुअली ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से मूव कर रहा होगा, इमेज उस स्पीड से नहीं मूव कर रहा होगा, कुछ और स्पीड होगा। तो अब ये स्पीड हम लोग को समझना है, ये स्पीड हम लोग को समझना है कि कैसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसको बढ़िया से समझते हैं, चलिए। ओके, तो 39/40 मीटर वी का वैल्यू आया है जब -39 था। एक बात बताओ, तुमको बोल रहा है कि जॉगर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो तुमको जो पोजीशन आया है ना यू का जब हम -39 मीटर लिए, तो वी का पोजीशन कितना आ गया, हाँ कितना आया, 39/40 मीटर आया। क्लियर है? अब बोल रहा है यहाँ पे दिया हुआ है ना कि ये जॉगर अप्रोच किसको कर रहा है, टुवर्ड्स यू ना। मतलब यू का वैल्यू घटा 5, तो 1 सेकंड के बाद आफ्टर 1 सेकंड कितना हो जाएगा, यू का वैल्यू मतलब 30 -34, -34 मीटर। अब इस केस में v का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, v का वैल्यू कर लो, 1/v इज इक्वल टू 1/f -1/u। 1/f तो उतना ही रहेगा, कितना था दिया हुआ, 1/1 माइनस +1/34, तो कितना आ गया, 35/34। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, 34/35। तो यानी कि v बराबर कितना हो गया, 34/35। तो ये हुआ ना 1 सेकंड में चेंज इन पोजीशन ऑफ v। अब वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट सेकंड, यही ना होता है। तो ये हुआ इमेज का पोजीशन 1 सेकंड में चेंज, तो वहां पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी कितना होगा, 39/40 वाला में कितना आ जाएगा आपका, बताओ। चेंज इन पोजीशन, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज इज इक्वल्स टू हो जाएगा, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, सॉरी चेंज इन पोजीशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना, 1 सेकंड लिया है, और डेल्टा वी का चेंज हो जाएगा 39/40 -40 -34/30। ठीक है, और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी का तो 1 होगा, तो ये 1 ही रह जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आप निकालोगे, एलसीएम आएगा 35 × 4 कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। ठीक है, 1400, तो 40 × 35, तो मतलब ये हो गया आपका 39 × 35। अभी तुरंत बताया कैलकुलेशन का तरीका, फास्ट वाला, अब देखो कैसे काम आता है। और ये कितना हो जाएगा, 34 × 40। तो ये तो इजिली निकल जाएगा, ये वाला वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, 39 + 5 44, 44 × 3 कितना हो गया, 4 3 12 का 2 है तो 54,
4 से 12, 113, 132। हाँ हाँ। ये हो जाएगा 9 5 जा 45, 45, 5 4 2 6, तो 1365। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1365 माइनस 4 4 जा 16 का 6 हाथ 54, 4 3 जा 12, 130, 1360 बाई 1400। 1400 कितना आ गया? 5/1400 कितना आ गया? इज इक्वल्स टू 5/1400। तो मतलब हो गया आपका 1/280 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ठीक है। इसमें रेस्ट ऑल केसेस में आप लोग खुद से निकालिएगा हर एक पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा। तो जब 39 मीटर था ऑब्जेक्ट, तो उसका वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, और उसी टाइम पे जो इमेज था उसका वेलोसिटी कितना निकला? 1/280 मीटर पर सेकेंड। तो देख सकते हो ऑब्जेक्ट से कितना धीरे मूव कर रहा है इमेज। क्लियर है ना? तो ये चीज आप लोग गाड़ी उड़ी में लिखा भी रहता है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर, सॉरी, इमेज इन द मिरर मूव स्लोअर देन द ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? क्लियर है ना भाई? कोई डाउट है ना? इसका ए और बी पार्ट खुद से निकालो, बताओ जल्दी से आंसर उसका भी। जल्दी जल्दी निकाल लो, मतलब निकाल के आंसर बताओ, ऐसा कोई फेयर टाइप का। ओके, तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है ना? दूसरा केस आपको बी वाला केस में आंसर आ जाएगा 1/150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। थर्ड वाले केस में आ जाएगा 1/60 मीटर पर सेकेंड। और डी वाले केस में आ जाएगा पर सेकेंड। अच्छा बेटा, एक चीज ध्यान दिए। हाँ, ऑब्जेक्ट मिरर के जितना पास आते जा रहा है, ठीक है, इमेज का वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? 34 जब था, 39 था, तो 1/280 मीटर पर सेकेंड। जब 29 पे आ गया तो 1/50 हो गया। ठीक है। 19 पे आ गया तो 1/60 हो गया। और 9 पे आ गया तो फिर 1/10। ऑब्जेक्ट का स्पीड तो वही होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो इमेज आपको दिख रहा होगा मिरर में, उसका इमेज जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट पास आते जाएगा, इमेज का वेलोसिटी भी आपको क्या होगा? इंक्रीज करते जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? है ना? आप इसको देख सकते हो, इसको तो बहुत इजीली जज कर सकते हो गाड़ी चलाते टाइम साइड व्यू मिरर में देख करके। ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। अब आगे आ जाते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन पे। किस पे आ जाते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हो गया मेरे ख्याल से। उससे भी अभी और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। रिफ्रैक्शन दूसरा क्या है आपका? रिफ्रैक्शन। ठीक है। ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? अगर डिफाइन करने बोले तो इसको लिख दो। द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट when when it travels when it travels from one medium from one medium to another medium टू अनदर मीडियम। और जैसा कि तुम लोग को बताए थे कि इसका मेन रीजन होता है कि वेलोसिटी चेंज करता है। ठीक है, दैट इज वाई ये बेंड होता है रे ऑफ लाइट। ठीक है ना? जब एक मीडियम फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसमें आपका जो लॉज होगा, तो इसमें भी दो लॉज हैं, उसको समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन नेक्स्ट टॉपिक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। रिफ्रैक्शन।
ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्लास स्लैब लिया गया है, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो पड़ रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया आपका, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये है रिफ्लेक्टेड रे, जो कि आपका दोनों एंगल्स इक्वल बना के निकल जाएगा। और ये नीचे में जो जा रहा है ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है आपका क्या, रिफ्रैक्टेड रे। अब इंपॉर्टेंट क्या है उस चीज को पहले देख लो, समझ लो। तो एक पर्टिकुलर लॉ तो यही है कि भैया नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब कि इन सब का प्लेन एक ही होगा, इन सब का प्लेन आपका एक ही होगा। और रिफ्लेक्शन का भी लॉ है कि जो है ना, ये भी सेम प्लेन में होता है। तो ये सारा का सारा रेज जो आपको दिख रहा है, इनफैक्ट नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन में होगा। कोई दिक्कत, क्लियर हो रहा है, समझ में आया। नेक्स्ट, the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. Remember that the angles of incidence and refraction are the angles that the incident and its refracted ray make with the normal respectively, ठीक है। तो sin I by sin R is equal to क्या होता है, n, एक कांस्टेंट होता है, इट इज अ कांस्टेंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, ठीक है। बेसिकली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कोई दिक्कत, साइन आई, आई होगा एक पहला मीडियम में और आर होगा दूसरा मीडियम में। तो जो एंगल, जो रेशियो हुआ बेसिकली, वो क्या होता है आपका, एक कांस्टेंट टर्म होता है जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टिव रे जा रहा है, ठीक है, इंसिडेंट रे जा रहा था, इंसिडेंट रे आपका गया, जैसे ही गया तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, सेकंड मीडियम जो होगा उसका विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर ठीक है ना। और इसी को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोला जाता है, इसी का दूसरा नाम क्या है, ये जो लॉ है बेसिकली, ये लॉ, इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक। अब उसके बाद आपका देखो, बहुत सिंपल सिंपल चीज से बताते जा रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। n2 1 फ्रॉम इक्वेशन, अगर मान लो n2 1 यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, अगर दोनों इक्वल होगा तो क्या होता, दोनों एंगल अगर इक्वल होता तो, दोनों एंगल अगर इक्वल होता तो क्या समझते, हाँ, हाँ 1 हो जाता है ना। लेकिन अगर मान लेते हैं कि साइन आई बाई साइन आर दैट इज n2 1 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, तुमको पता है साइन का वैल्यू एंगल के साथ बढ़ता है ना, हम बोल रहे हैं ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है यानी कि कौन सा वैल्यू आपका बड़ा होगा, तो आर छोटा होगा आई से, बोल सकते हैं आर क्या होगा, ये छोटा होगा आई से, है ना। तो कोई दिक्कत, टुवर्ड्स द नॉर्मल, या फिर तुम बोल सकते हो द रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, कौन सा रे, रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, द रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन आपको मिलता है, तब आप बोलोगे कि मीडियम टू इज ऑप्टिकली डेंसर, मीडियम टू इज ऑप्टिकली डेंसर
ऑप्टिकली डेंसर डेंसर देन मीडियम वन। डेंसर मतलब डेंसिटी से, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो, ठीक है। टू इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम वन। क्लियर है? ये कब? जब आपका नॉर्मल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा हो, ठीक है। और सिमिलरली केस अगर हम ले लें, अच्छा ये याद रखना, बोलोगे सर वन से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? तो वन अगर मान लो मीडियम सेम रहता तो ये वन वैल्यू आता, ठीक है ना। मीडियम सेम रहता मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर जाता, ठीक है ना। क्लियर है ना? साइन आई बाई साइन आर, देख रहे हो ना। अगर दोनों इक्वल हो तो वन वैल्यू आएगा ना। इक्वल कब होगा? जब दोनों मीडियम क्या होगा? सेम होगा। जब दोनों मीडियम सेम होगा। तो क्या मतलब वैक्यूम से कंपेयर करते हैं, ऐसा भी सोच सकते हो आप लोग, ठीक है। अभी हम बताएंगे इसके बारे में। अब देखो, एन टू वन अगर लेस देन वन होगा, क्या होगा? लेस देन वन। तो फिर डेट इज, आप बोल सकते हो कि आर इज ग्रेटर देन आई, ठीक है। तो फिर हो गया रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कोई दिक्कत? रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। और इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? यहां बोलेंगे मीडियम टू इज रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम देन, ठीक है, देन मीडियम वन, ठीक है। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे मीडियम टू, टू इज रेयरर। एक टर्म यूज हो डेंसर, और डेंसिटी कम जहां यूज हुआ वहां पे रेयर, रेयर देन मीडियम वन। मतलब मीडियम वन ज्यादा डेंस है, कहने का मतलब है। समझ में आ रहा है ना? मीडियम वन, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो, मीडियम वन, वन इज डेंसर देन मीडियम टू, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो, जैसे मान लो ये आपका मीडियम है ना, ये इंसिडेंट रे हो गया, नॉर्मल मान लो, ठीक है। तो हम क्या बोले कि इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बोल रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे, तो ये कुछ हुआ रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। आर आपका क्या हुआ? ज्यादा हुआ, तो आप क्या बोलेगे? ये मीडियम वन हुआ, ऊपर में मीडियम वन, ये नीचे में मीडियम टू, नीचे में मीडियम टू, है ना, टू। तो कौन ज्यादा डेंसर हुआ? क्योंकि रेफ्रैक्शन एंगल ज्यादा है, तो मतलब ये ज्यादा डेंसर है, तो हम बोलेंगे लाइट इज पासिंग फ्रॉम, पासिंग फ्रॉम, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। क्लियर है? डेंसर टू रेयरर मीडियम। और इससे पहले वाले केस में क्या बोलेंगे? रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है। कोई दिक्कत? क्लियर? इससे पहले वाले ये वाला केस, ठीक है, जब छोटा होगा, ठीक है, जब छोटा होगा। ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब छोटा हो जाए, क्या हो जाए? छोटा हो जाए। तो यहाँ पे आर का वैल्यू छोटा हो गया, तो ये मान लो मीडियम वन है और ये मीडियम टू है, तो डेंसर कौन ज्यादा हुआ? एंगल छोटा हुआ है तो टू आपका डेंसर है, अब मीडियम वन क्या है? रेयरर है। और अगर आर का वैल्यू ज्यादा होगा आई से, तब उल्टा हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, एक ब्लॉग दिया हुआ उसको भी समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है एक, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ मास डेंसिटी, ठीक है। मास डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज पॉसिबल दैट मास डेंसिटी ऑफ एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम may be less than that of the optically rarer medium, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोनों के स्पीड का भी रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? स्पीड का रेशियो होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई डाउट है यहाँ तक? तो स्पीड, स्पीड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये हम बताएंगे आप लोग को किस तरीके से रेशियो होता है नेक्स्ट क्लास में। फॉर एग्जाम्पल टर्पेंटाइन एंड वाटर, मास डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, बट इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी इज हाइयर।
तो मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को ऑप्टिकल डेंसिटी हम वेलोसिटी के टर्म्स में बताएंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? समझ में आ गया है ना? चलिए, थैंक यू एवरीवन, है ना। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू द टॉपिक।